Hi, welcome to SEO Mastery course. My name is Iftikhar Anjum and I am a certified digital marketer. आज के लेक्चर में हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ के ऊपर। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट एसईओ हमने डिस्कस किया और टाइप्स ऑफ एसईओ में हमने पढ़ा था कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एसईओ। द फर्स्ट इज टेक्निकल एसईओ, उसके बाद ऑन पेज एसईओ, देन ऑफ पेज एसईओ। आज से हम जो फर्स्ट फेज है एसईओ की उसके ऊपर बात करेंगे, विच इज़ टेक्निकल एसईओ। क्योंकि जब हम सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले जिस चीज़ पे आपने काम करना है, जैसे हमने एक पिरामिड को डिस्कस किया था कि फर्स्ट हमने टेक्निकल चीज़ों को देखना है कि क्या टेक्निकली हमारी जो वेबसाइट है वो क्रॉलेबल है या उसमें कोई ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ तो नहीं है कि जिनकी वजह से सर्च इंजन जो है वो उसको पेनलाइज कर सकता है या उस तरह उसको रैंकिंग नहीं करेगा। अगर टेक्निकल एसईओ हम सबसे पहले नहीं करते तो आपकी ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ के रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आते। तो आइए आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अबाउट टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ है क्या, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ टेक्निकल एसईओ। The practice of improving technical aspect of a website to help search engine crawl and index it more effectively। यानी हम कुछ वेबसाइट्स के ऐसे एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे कि जिससे हम जो अपनी वेबसाइट है उसको क्रॉलेबल बनाएंगे, ताकि हम जो गूगल का जो बॉट है जब हमारी वेबसाइट पे आए तो वो उसको क्रॉल कर सके, उसको इंडेक्स कर सके। तो हम इन तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को क्रॉलेबल और इंडेक्सेबल बनाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि जिसकी वजह से जो सर्च इंजन का जो बॉट है गूगल का, जब वो हमारी वेबसाइट पे आए तो अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो हमारी बाकी जो एसईओ की एफर्ट्स हैं उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। टेक्निकल एसईओ एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल, लेकिन जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट हैं आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। बेसिक टेक्निकल एसईओ एलिमेंट्स जो हैं उनको हम 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है रिबॉट.txt, क्रोनिकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट है, रीडायरेक्ट कोड्स का कॉन्सेप्ट है और साइट स्पीड को हम डिस्कस करेंगे। रिबॉट्स.txt क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया था, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी वेबसाइट क्रॉलेबल है कि नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होते हैं, ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं, बैकलिंक्स जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। उसकी वजह यह है कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो गूगल का जो क्रॉलर है वो किसी वजह से उन पेजेस को क्रॉल नहीं कर पा रहा। या समटाइम ऐसा होता है कि जब आप रिबॉट्स.txt की फ़ाइल जो है उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो आपके कुछ ऐसे पेजेस होते हैं कि जिनको आप नहीं चाहते कि वो गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स हों, क्योंकि जब वो इंडेक्स होते हैं तो आपका डुप्लीकेट कंटेंट हो जाता है, और जब डुप्लीकेट कंटेंट होता है तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को पेनलाइज करता है। इसलिए रिबॉट्स.txt फाइल हम ख़ास तौर पे इसका जो मकसद है वो ये है कि सम टाइम क्या हर सूरत में कुछ ऐसे पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट के जिनको हम चाहते हैं कि हमारा जो गूगल है वो उनको इंडेक्स ना करे, जिसमें हम कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, आपकी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, डेटाबेसेस की इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इन पेजेस के अलावा बाकी सबको जो है तुम क्रॉल कर सकते हो, इंडेक्स कर सकते हो। तो इन इंस्ट्रक्शन के लिए हम रिबॉट्स.txt फाइल इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट इज रिबॉट्स.txt। अ टेक्स्ट फाइल दैट इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन बॉट
on how to crawl a website's pages। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो सबसे जो पहले फाइल वो ढूंढता है वो robots.txt है, क्योंकि उस robots.txt के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस पेज पे जाना है, किस पेज पर नहीं जाना। और अगर robots.txt फाइल नहीं होती तो फिर गूगल जो है वो किसी इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करता, बल्कि अपने क्रॉलिंग बजट के मुताबिक वो चीज़ों को देखता है। और सम टाइम जो है वो वेबसाइट अगर उस तरह से क्रॉलेबल नहीं होती तो वो उसको क्रॉल या इंडेक्स नहीं कर पाता। बेसिक फॉर्मेट ऑफ robots.txt, उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले जो कोड, ये बड़ा सिंपल सा कोड होता है जो टेक्स्ट फाइल के अंदर आप जो है वो अपलोड करते हैं। जो भी आप CRM यूज़ कर रहे होंगे उसके ज़रिए आप इसको कर लेंगे, लेकिन आज हम इसके कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। यूज़र एजेंट में आपने बताना है कि आप ये इंस्ट्रक्शन किस बॉट को दे रहे हैं। आप अगर स्टार यूज़ करेंगे तो इट विल बी यूज फॉर ऑल द बॉट्स, और अगर आप किसी स्पेसिफिक बॉट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन तो उसका नाम देंगे। डिसअलाउ के आगे जो पेज का आप एड्रेस लिखेंगे वो पेज डिसअलाउ हो जाएगा कि वो वहाँ उसको छोड़ के बाकी सबको क्रॉल करेगा। अब ज़रा इसको डिटेल देख लीजिए। यूज़र एजेंट में स्टार लिखा हुआ है। स्टार का मतलब है दिस इंस्ट्रक्शन इज़ फॉर ऑल बॉट्स। डिसअलाउ लॉगिन, इसका मतलब है कि जो लॉगिन का जो डिटेल है वो उसको क्रॉल नहीं करेगा। इसी तरह जो डिसअलाउ कार्ड है, डिसअलाउ फोटोज़ है, डिसअलाउ टेम्प है, डिसअलाउ सर्च है, PDF है। तो अगर आप PDF आपकी वेबसाइट के अंदर है, आप उसको नहीं इंडेक्स करना चाह रहे तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन देंगे, और साथ आप साइट मैप जो है वो अपना इसी फाइल के अंदर आप दे देंगे। दिस इज़ ऑप्शनल बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप साइट मैप भी इसके अंदर दें। तो ये एक कोड है जो आपको CRM के थ्रू अपलोड करना होता है। तो जब भी गूगल का जो बॉट है वो आएगा, सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को देखेगा, इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो आपकी जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स क्रॉल करेगा और इंडेक्स करेगा। दूसरी जो चीज़ है जिस चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है वो है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं और किस मकसद के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना होता है, इसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डुप्लीकेट हो जाता है। अब डुप्लीकेट ऐसा नहीं होता कि आपने ओरिजिनल कंटेंट नहीं लिखा, आपने कंटेंट ओरिजिनल लिखा है, बट आपकी ही वेबसाइट के मल्टीपल वर्जन जो है वो सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स हो जाते हैं। तो आपकी वेबसाइट के जब एक से ज़्यादा वर्जन होंगे तो गूगल के लिए या किसी भी सर्च इंजन के लिए वो दो अलग वेबसाइट्स हैं। तो आपने जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को जब सर्च इंजन देखेगा तो उसका एक और वर्जन भी मौजूद होगा, बेशक वो आपकी ही वेबसाइट है, लेकिन उसका क्या होगा, वो डुप्लीकेट कंसिडर करेगा और आपको सर्च इंजन पेनलाइज करेगा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, कैनोनिकल टैग इस्तेमाल करना होता है। उसमें हम एक ख़ास एड्रेस जो होता है उसको बता देते हैं कि भाई इसको तुमने इंडेक्स करना है, इसको क्रॉल करना है, इसके अलावा जो है वो तुमने नहीं क्रॉल करना। तो इसके लिए हम कैनोनिकल टैग इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज कैनोनिकल टैग। व्हाट इज अ कैनोनिकल टैग? एन HTML एलिमेंट सर्च इंजन यूज टू हैंडल डुप्लीकेट कंटेंट। ये डुप्लीकेट कंटेंट को हैंडल करने के लिए है। अब इसका लिंक क्या है, इसका कोड क्या है? हियर इज एन एग्जांपल ऑफ कैनोनिकल टैग। इसमें हमने क्या करना है जी, बड़ा सिंपल HTML कोड है। लिंक REL इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम लिखेंगे कैनोनिकल। ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, और इंस्ट्रक्शंस में अब हमने आगे क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस के साथ हमने करना है कि हमने वो वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस देना है जिसको हम चाहते हैं कि वो उसको इंडेक्स करे। ऑब्वियसली अगर आपका SSL सर्टिफिकेट आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो HTTPS वाला जो है वो आप देंगे। ये आपने, जैसे इसमें हमने लिखा www.example.com, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। इसके अलावा जो वर्जन होंगे आपकी वेबसाइट के वो गूगल का जो सर्च जो बॉट है वो उनको इंडेक्स नहीं करेगा। तो डुप्लीकेट कंटेंट का प्रॉब्लम भी इस तरह से रिजॉल्व हो जाता है जब आप कैनोनिकल टैग डिफाइन कर देते हैं।
फॉलो दीज कैनोनिकलाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमने फॉलो करना है। नंबर 1, यूज सेल्फ रेफरेंशियल कैनोनिकल टैग्स। कैनोनिकलाइज योर वेबसाइट होम पेज। अपने वेबसाइट के होम पेज को कैनोनिकलाइज करें। ऑडिट योर कैनोनिकल टैग। जब आप वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं तो आप ऑडिट करें। आपने जब इसको कैनोनिकल टैग को डिफाइन भी कर दिया, फिर भी आप ऑडिट कीजिए कि कहीं पे डुप्लीकेट कंटेंट आ तो नहीं रहा। अगर कहीं पे होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, आप उसको मैनेज कर लेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड चीज़ हमने जो टेक्निकल एसईओ के अंदर देखी वो कैनोनिकलाइजेशन है, जो कि डुप्लीकेट कंटेंट को मैनेज करने के लिए है। तीसरी चीज़ जो टेक्निकल एसईओ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है HTTPS यानी प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स को आपने देखना है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एसईओ का बड़ा बेसिक एलिमेंट है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो आपका जो सर्च इंजन है, आप ये समझ लीजिए कि वो उसको उस तरह से इंडेक्स नहीं करेगा, क्योंकि वो सिक्योर कंसिडर नहीं करेगा। इसी तरह ना सिर्फ कि आपका जो प्रोटोकॉल है यानी SSL जो सिक्योर प्रोटोकॉल है वो ना सिर्फ आपके गूगल के सर्च बॉट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये यूज़र के लिए भी है, क्योंकि यूज़र भी जब वेबसाइट को देखता है, अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो उस पर नॉन सिक्योर लिखा आएगा, तो वो आम तौर पे यूज़र भी ऐसी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करता। तो इसी तरह से बॉट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपकी वेबसाइट के अंदर SSL सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। SSL सर्टिफिकेट क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। अब हम देखते हैं ये प्रोटोकॉल क्या है। अ URL प्रोटोकॉल इंडिकेट हाउ अ ब्राउज़र शुड रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज, कि वेब पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करे। ये HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स हैं। जब हम HTTPS कहते हैं तो सिक्योर तरीके से वो रिट्रीव करता है। टू इंश्योर योर वेबसाइट इज़ सर्व्ड सिक्योरली ओवर HTTPS, मेक श्योर योर वेबसाइट हैज़ अ वैलिड SSL सर्टिफिकेट। तो इसमें यह है कि आपको SSL सर्टिफिकेट जो है वो परचेज़ करना होता है और वो आपने एक्टिवेट करना है अपनी वेबसाइट पे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो फुली सिक्योर्ड है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीडायरेक्शन क्या होती है? कि रीडायरेक्शन होती है कि हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर यूज़र को रीडायरेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा पेज है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हमने क्या करना है कि जब कोई अपनी वेबसाइट हमारी लाइव है लेकिन उस ख़ास पेज को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम सारी वेबसाइट को डाउन करने की बजाय उस पर इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, उसको रीडायरेक्ट जो है वो कर देते हैं कि जब कोई यूज़र उस वेबसाइट के उस ख़ास पेज पे जाए तो वहाँ से हम उसको दूसरे पेज पे डाइवर्ट कर सकते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आगे जो कोड्स होते हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है कि हम उसको टेम्परेरीली करना चाहते हैं, रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, या परमानेंटली रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज़ रीडायरेक्ट, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज़ अ रीडायरेक्ट? अ वे टू सेंड यूज़र एंड सर्च इंजन टू डिफरेंट URL फ्रॉम वन ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। एक यूज़र ने एक URL रिक्वेस्ट किया है, सर्च किया है, लेकिन हम उसको उस URL से किसी दूसरे URL पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन रीडायरेक्ट कोड्स आर 301, इसका मतलब है मूव्ड परमानेंटली, एंड 302 मूव टेम्परेरीली। अगर आपने पेज को टेम्परेरीली मूव करना है तो 302 का कोड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। और समटाइम ऐसा होता है कि हम परमानेंटली मूव करते हैं। तो परमानेंटली भी जब आप मूव करें तो आपने फॉर एग्जांपल एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे वेबसाइट आपने ट्रांसफ़र करनी है, तो आप अगर वो पुरानी वेबसाइट है उस पर आपने काम किया, उसकी एक डोमेन अथॉरिटी है, जब आप रीडायरेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो नई वेबसाइट नई डोमेन पे जिस पे आपने ट्रांसफ़र किया है उसकी अथॉरिटी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रीडायरेक्ट करें, ना सिर्फ कि आप नई जगह पे आप उसको जो है वो यूज़ करें या नए एड्रेस पे या नई डोमेन पे यूज़ करें। सो पेजेस को रीडायरेक्ट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गूगल में आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड। लोडिंग स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक यूज़र
रिक्वेस्ट करता है किसी वेबसाइट की, अगर वो विद इन 3 सेकेंड पेज लोड नहीं होता, वो टाइम लेता है, तो उससे क्या होता है कि वो यूज़र को वो यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिलता, वो आपकी वेबसाइट छोड़ भी सकता है। और सेम गोज़ विद द बॉट भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, सर्च इंजन इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए। गूगल्स पेज स्पीड इनसाइट is a free tool that you can use to test how fast your website loads. तो गूगल स्पीड इनसाइट्स को हम यूज़ करते हैं, ये गूगल की फ्री सर्विस है। इसको यूज़ करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी वेबसाइट कितनी फास्ट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का स्कोर 88 है, विच इज़ गुड। आप देख सकते हैं कि 88 का मतलब है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। वो जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ग्रीन कैटेगरी में आ रहा है, सो दिस इज़ ग्रीन। नेक्स्ट है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है कि आपको जब कोई आपका यूज़र आपके मोबाइल पे देख रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे देख रहा है, तो उस स्क्रीन के मुताबिक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, उस स्क्रीन के मुताबिक वो एडजस्ट हो। ऐसा ना हो कि जब आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो एक और वर्जन नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप उसको देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसका एक और वर्जन नज़र आ रहा है। इससे ट्रस्ट डेफिसिट होता है, लोग समझते हैं कि शायद ये और वेबसाइट है, वो दूसरी वेबसाइट है। आपने इस तरह से उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है कि अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हो। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? Over 50% of internet activity across the world occurs on mobile devices. Mobile devices पे more than 50%, but I will say 70 to 80% जो ट्रैफिक आती है वेबसाइट से वो मोबाइल डिवाइसेस से आती है। और जो गूगल है वो क्या करता है कि आपका जो मोबाइल वर्जन है फॉर योर वेबसाइट, वो उसको प्रायोरिटी के साथ इंडेक्स करता है। Use Google Mobile Friendly Test to determine if a page is optimized for mobile. अब इसके लिए आप टेस्ट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, और अगर उसमें कुछ चीज़ें एडजस्ट करने वाली हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे वर्डप्रेस के जो थीम्स आ रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम्स हैं, जो टेम्पलेट्स होते हैं वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होते हैं और वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, सो इसमें आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जब आप कस्टम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है। जब आप कस्टम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप इसको इंश्योर करें कि आपकी जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव है। फोकस ऑन द मोबाइल यूज़र एक्सपीरियंस, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जैसे हमने कहा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की अभी हमने बात की, तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या है? द मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग वेब पेजेस दैट अपीयर ऑप्टिमली ऑन ऑल डिवाइसेस, कि सारी डिवाइसेस के लिए जो हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। बी अवेयर ऑफ द पॉपअप्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि जब हम पॉपअप्स इस्तेमाल करते हैं तो डेस्कटॉप पे तो वो बड़ा इंटरेक्टिव लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, हम इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, इंटरेक्टिव लगता है। लेकिन वो जो सेम पॉपअप्स हैं वो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर उस तरह से नहीं काम करते। इफ़ योर मोबाइल साइट हैज़ अ पॉपअप दैट इंटरफियर with the user ability to navigate the page, this will negatively impact the user experience and your SEO. इसलिए इसको आपने मैनेज करना होता है कि अगर आप पॉपअप्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट को इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि उनको डिसेबल करें आप अपने मोबाइल वर्जन के ऊपर। लास्ट चीज़ जो हमने स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए है वो है रीसाइजिंग एंड कंप्रेसिंग योर इमेजेस। क्योंकि जब आप इमेजेस, सबसे बड़ी जो बात है कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो क्यों लोड होने में ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि उस पर जो इमेजेस होते हैं वो बड़े हैवी होते हैं। जब इमेजेस हैवी होंगे तो लोड होने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए क्या है कि उनको आपने कंप्रेस करना है। एक वजह है कि हैवी इमेजेस होते हैं, दूसरा है कि आप सही डायमेंशंस नहीं इस्तेमाल करते। फॉर एग्जांपल कहीं पे पेज जो नज़र आना है, इमेज नज़र आना है, वो 200 बाई 200 है, और अगर वहाँ पे 1000 बाई 1000 या 2000 बाई 2000 इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि खामखा वो लोड जो है वो वेबसाइट पे पड़ेगा और लोड होने में टाइम लगेगा। इसलिए आपने इस चीज़ को भी देखना है। पहली जो चीज़ देखनी है कि जो रिक्वायरमेंट है आप एग्जैक्ट डायमेंशन इस्तेमाल कीजिए, और हमेशा इमेजेस को आपने कंप्रेस्ड करना है
जैसे आप इसमें देख सकते हैं, द बिगर एन इमेज फाइल साइज द लॉन्गर इट टेक्स your web browser to load their image, which increase your site loading time as a whole, and the longer your website loading time, the more likely Google will penalize you. जैसे uncompressed images हैं तो उसका साइज़ है 236 KB, और अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो आप समझ लीजिए कि 1/4 रह जाता है, 48 KB का जो हो गया। इसलिए इससे जब हम कंप्रेस करते हैं तो आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि कंप्रेस करने से शायद इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। ऐसा नहीं होता। नो डाउट पिक्सेल्स में बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो ह्यूमन आई है वो उसके लिए बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन गूगल के लिए वो एक बड़ा हैवी इम्पैक्ट उसका होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बेहतर करना चाहते हैं तो जो आपने इमेजेस इस्तेमाल करने हैं, कंप्रेस्ड इमेजेस इस्तेमाल कीजिए। अब इमेजेस को कैसे कंप्रेस करना है उसके लिए जो है वो एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, squoosh.app। इसको आप इस्तेमाल करें तो इसमें आप इमेजेस सेलेक्ट करते हैं, आप इमेजेस चूज़ कीजिए, उसको कंप्रेस कीजिए, डाउनलोड कीजिए। तो अगर आपका 100 KB का है तो आप उसको 25 KB तक आप उसको ला सकते हैं। 1000 KB का है आप उसको 100-200 KB तक ला सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा हैंडी टूल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपके अगर छोटे जो है वो इमेजेस हैं, जिस तरह के आपके आइकन्स हैं या आपने कुछ लोगोज़ हैं, उनको आपने PNGs हैं, तो उसको आप इकट्ठे जो है वो कर सकते हैं, बल्क में कर सकते हैं, बैच में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि tinypng.com ये वेबसाइट है, इसको आप इस्तेमाल करें। इस पे आप जो है वो बल्क में लोड कर सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 20 इमेजेस आपने सेलेक्ट किए और आपने जो फाइल को कंप्रेस किया तो वो सारे इमेजेस जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे और आप जो है वो बल्क में वो काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वे टू ऑप्टिमाइज़ योर इमेजेस। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया जी कि टेक्निकल एसईओ क्या है और टेक्निकल एसईओ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें देखना है। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हमें अपनी वेबसाइट को चेक करना है कि उसकी क्रॉलेबिलिटी है या नहीं है। robots.txt की हमने बात की, कैनोनिकलाइजेशन की हमने बात की कि हमें उसको देखना है ताकि हमारा कंटेंट डुप्लिकेट ना हो। फिर हमने पेजेस की रीडायरेक्शन को देखना है कि पेजेस को हमने बाकायदा रीडायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट करने के साथ साथ हमने रिस्पॉन्सिवनेस को देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑल डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द लोडिंग स्पीड, कि लोडिंग स्पीड आपकी वेबसाइट की लेस देन 3 सेकंड अगर है तो इट्स वेरी गुड। 3 से 5 सेकंड के दरमियान है तो दैट इज़ फाइन, लेकिन जब इससे ज़्यादा स्पीड जाती है तो फिर आपका जो सर्च इंजन है वो उसको पेनलाइज करता है और यूज़र एक्सपीरियंस भी आपका डिस्टर्ब होता है। बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आपने वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करना है और उसके लिए आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है और एग्जैक्ट डायमेंशंस जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है उनके मुताबिक आपने इमेजेस को इस्तेमाल करना है। आज तक के लिए इतना काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।